हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज की कहानी मेरी जवानी जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम सब मिल के। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी आपके पास जा चुका है इस इंपॉर्टेंट सीरीज का, जिसमें PYQs की हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिकल लेक्चर नंबर 1 आपके पास जा चुका है ऑलरेडी। होप सो आपने एंजॉय किया होगा, उसके क्वेश्चन आप करेंगे और उसका यूज करके आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ बचे हुए क्वेश्चन अपने आप भी सॉल्व करके जाएंगे, जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत तकड़ी वाली हेल्प करने वाला है। राइट, तो आज बात करने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट के PYQs डिस्कस करने वाले हैं। नीट जेईई मेंस IIT के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो रिपीट हो सकते हैं हमारे नीट में और हमारे जेईई मेंस के एग्जाम में, है ना। और उसके कंसेप्ट रिपीट हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस बना के दिए जा सकते हैं, तो उनकी हम बात करने वाले हैं। तो मजा आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, टॉप 10 से लेके टॉप 15 तक के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लूंगा। वो डिपेंड करेगा कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली पूछे गए और किस किस कंसेप्ट को हम कवर अप करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। बीच बीच में बातें करते रहेंगे बॉस, ठीक है। तो भाई देखो, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप करते रहना है और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बस अपने मन को समझाओ और प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने ज्यादा फॉर्मूले याद रख सकते हो, जितने ज्यादा कंसेप्ट को सीखने के लिए आप न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, रीडिंग प्रैक्टिस करो, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना बॉस। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ, आप सबके साथ। राइट, तो मजा आएगा और मिलके फोड़ेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं इस बार फिजिक्स में, नीट में एज वेल एज जेईई मेंस में। बहुत बढ़िया स्कोर आप सबका आना चाहिए, मस्त रैंक के साथ आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ऐसी मेरी दुआएं हैं भगवान से आप सबके लिए। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो जेईई मेंस में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। 27 ड्रॉप्स हैं जिनको चार्ज किया जा रहा है एट 220 वोल्ट पर। इतनी ड्रॉप्स है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स को आप एन से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो इनको इतने वोल्ट पे चार्ज किया जा रहा है। सो दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, मतलब ये 27 छोटी छोटी ड्रॉप होंगी, ऐसे इनका कुछ साइज होगा सपोज करो, और ये सारी 27 मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं जिसका कुछ अलग साइज हो जाएगा, दैट इज कैपिटल R। तो ये जो छोटी छोटी ड्रॉप्स है 27 ईच का, है ना, ईच का V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू जितनी भी है 27 तक, सबका 220 वोल्ट है। ईच का पोटेंशियल इतना है, ठीक है। जो बड़ी वाली ड्रॉप बनी, जो बिगर ड्रॉप बनी आपके पास, बिगर ड्रॉप, ठीक है, इसका पोटेंशियल बताओ, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल बताओ भाई। देखो भाई, इसको अगर एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू आप जाओगे तो काफी टाइम लगने वाला है आपको इसको सॉल्व करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं एक का पोटेंशियल निकालूं और ड्रॉप को हम स्फीयर मान के चलेंगे और पोटेंशियल सरफेस पे होता है KQ/R, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, और इसकी जो रेडियस है व्हाटएवर स्मॉल r1 मान के आप निकालेंगे। फिर बिगर ड्रॉप का निकाल लेंगे, ये स्मॉलर है ये बिगर है, और वो तो बहुत सारी है, 27 से भी मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा KQ/R2, तो उसकी R2 हमें नहीं पता, वो भी निकालनी होगी, और एक लेंथी से प्रोसेस आपके पास बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई इतनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रही है, और छोटी वाली ड्रॉप ईच का वोल्टेज इतना है, तो बिगर ड्रॉप का वोल्टेज कितना होगा। तो यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल इक्वल टू स्मॉलर ड्रॉप इंटू n⁻²/3। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगा। और हमने तो यही सीखना है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं लेंथी प्रोसेस को छोड़कर। राइट, चलो कंसेप्ट ये है जो मैंने बताया आपको, जाना आपने इसके थ्रू है। देखो पुट करो यहाँ पे डायरेक्ट, तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल, स्मॉलर का जो भी गिवन है लिख दो, व्हाटएवर गिवन वैल्यू जो भी होगी, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, एन इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, 27 कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 27 है, 27 की होल पावर कितनी है, 2/3। यही होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब आपने 27 को ऐसी पावर में कन्वर्ट करना है जिससे 3 कैंसिल हो जाए एक तरीके से, ठीक है। तो हम लिखेंगे VB इक्वल टू 220 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, होल पावर है 2/3। देखो जब मल्टीप्लाई हो गया 3 कैंसिल, तो VB आपके पास आ गया 220 इंटू 3 की पावर 2 बचा यानी 9। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो VB आ जाएगा 089, इतना वोल्ट। तो आप देख सकते हो बिगर ड्रॉप का ये पोटेंशियल होगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मजा आ गया, मजा आ गया कि नहीं बॉस। इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में लिया क्योंकि जेईई मेंस में भी आया और नीट में भी आया, और इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं, दैट्स व्हाई आपको बताना चाहिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा सब में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट यहाँ पे आपको रिवाइज भी हो जाएंगे और उसके क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, और इस डिपेंडेंट कंसेप्ट पे, कैटेगरी पे
क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आएंगे तो हम पक्का छोड़ के थोड़ा ही आएंगे, उसको फोड़ के आएंगे। छोड़ने का तो हम नाम भी नहीं लेना, ठीक है, फोड़ के आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, क्या कैटेगरी का है, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिक्टो आ सकता है, इस टाइप के कंसेप्ट पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल डिक्टो आ सकता है। बस आपने लैंग्वेज को समझना है, इसकी क्वेश्चन को समझ लेना है। तरीका मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करोगे विदाउट लेंथी कैलकुलेशन, आप इसको कैसे फोड़ सकते हो। अगर घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन दे देगा तो भी हम सॉल्व करके आ जाएंगे और लेंथी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स है आर गिवन अ पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है। 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स है, प्लेट 1 प्लेट 2, इस पे जो चार्ज दिया है, इस वाली प्लेट में जो चार्ज दिया दैट इज पॉजिटिव Q1, और इस पे जो चार्ज दिया है लेट्स सी ये इसने माना है Q2, और उसने बोला है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अच्छा ठीक है, उसने बोला Q1 is greater than Q2 respectively if they are now brought close to form a parallel plate capacitor। मैंने ऑलरेडी इसको रख दिया है, एक parallel plate capacitor ये बना रही है, parallel plate capacitor ये बना रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, with capacitance C। और ये जो कैपेसिटर बन गया है इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C है, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले कैपेसिटर वाली कंडीशन तो फुलफिल करो। कैपेसिटर बोलता है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इस पे अगर प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तब जाके आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तब जाके आप Q इक्वल टू CV यूज करेंगे। अब क्या करें इस कंडीशन में, क्या करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूं, इस कंडीशन में क्या करें जब दोनों प्लेट पे एक ही जैसा चार्ज गिवन है, वो भी डी सिमिलर है, चार्ज का साइन भी देखो सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। देखो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 बिल्कुल क्लियरली गिवन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं, अगर मैं इसको एक्चुअल मेथड के थ्रू करूंगा तो काफी टाइम लगने वाला है सॉल्व करने में, आपका भी तेल निकलेगा, मेरा भी तेल निकलेगा, तो हम वो टाइम एकदम रिड्यूस करने वाले हैं। देखो जब भी कभी दोनों प्लेट पे सेम तरीके का चार्ज हो, प्लस प्लस माइनस माइनस व्हाटएवर जो भी होगा, और इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो, जैसे Q1 इज ग्रेटर देन Q2 या Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ऐसी कंडीशन हो, तो जो चार्ज ग्रेटर है ये वाला Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो अगर हमें इसकी कैपेसिटेंस पूछा है या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी पूछा है, मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो यहां से V निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू आप क्या करोगे जो चार्ज ज्यादा गिवन है Q1 इज ग्रेटर देन, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, Q1 माइनस Q2 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और आपको पता है V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C, और C तो है ही, तो दिस इज योर आंसर डायरेक्टली। तरीका बता दिया मैंने, तरीका बता दिया। तो Q1 माइनस Q2 है ना, क्योंकि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, और इफ अगर यहां गिवन होता Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तब आप कैसे लिखते पोटेंशियल डिफरेंस, तब लिखते Q2 माइनस Q1 बाय 2C। बस ये याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, अगर इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा तो भी क्वेश्चन कर लेंगे। बस कंडीशन आपने याद रखनी है, राइट, कंडीशन। कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, कभी कभी कैपेसिटेंस पूछ सकता है, और अगर कैपेसिटेंस पूछ रहा है तो दिख रहा है आपको, यहीं से निकाल सकते हो इसी केस में। तो C इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, Q1 माइनस Q2 बाई 2V, पोटेंशियल डिफरेंस तब गिवन होगा, ठीक है। तो बस ये देखना कि इन दोनों प्लेट पे जो डी सिमिलर चार्ज दे रखे हैं उसकी किस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से डिवाइड करना मत बोलना, क्योंकि ये 2 बाय प्रोसेस जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो ऑब्वियसली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों साइड में, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको इक्वल करते हैं। एक प्लेट पे प्लस बनाना होता है, एक पे माइनस बनाना होता है, तो हमें यहाँ क्या बनाना होता है बेसिकली, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाई 2 आएगा, और इधर माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 आएगा। तब जाके जब ये दोनों पे चार्ज ऐसे आएंगे तब जाके फॉर्मूला आप अप्लाई कर पाओगे और आपका आंसर बन जाएगा, राइट। तो देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज Q1 माइनस Q2 बाई 2, इस पे इसके जस्ट अपोजिट है, देखो, ठीक है, ये बनाना पड़ता है, तो वो हमने प्रोसेस ही रिड्यूस कर दिया, आपको तरीका मैंने डायरेक्ट बता दिया, ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। आगे बढ़े आप, ठीक है, समझ गए होंगे इसका लॉजिक। क्वेश्चन आ चुका है, न्यूमेरिकल भी आ चुका है, एज इट इज डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा जा चुका है, तो फर्दर फिर से पूछा जा सकता है, सो इंपॉर्टेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। ओके भाई लोग, तो हियर वी गो, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इस कैटेगरी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत पूछे गए हैं, तो पूछे जा सकते हैं फर्दर। उसने बोला पोटेंशियल है इन ए रीजन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज V इक्वल टू दिस। एक पोटेंशियल किसी रीजन में दे रखा है, दिस इज द फंक्शन ऑफ XYZ, है ना, इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, 6xy माइनस y, 6xy माइनस y, ठीक है, और प्लस 2yz, आप समझ गए होंगे। जब भी पोटेंशियल देखो मल्टीपल वेरिएबल की फॉर्म में गिवन होता है, देखो x भी है y है, यानी ये जो v है ये डिपेंड कर रहा है x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी और z पे भी, ठीक है। तो तीन तरीके से वेरी करेगा, x के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगा, y के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगा, z के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हम x पे डिपेंडेंट, y पे डिपेंडेंट, z पे डिपेंडेंट, इन पे निकालना पड़ेगा। तो पूछ क्या रहा है आपसे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट,
हमारे से पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट 1,1,0, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। हमें पता है पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है और तीसरा पॉइंट z का वैल्यू होता है, राइट। ये जो कोऑर्डिनेट व्हाटएवर जो भी गिवन है। तो दोस्तों यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें, जब पोटेंशियल गिवन और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो नॉर्मली आपको पता है ग्रेडियंट क्या होती है, माइनस dV/dr, ये होता है फॉर्मूला। भाई ये कंडीशन तो आप बिल्कुल सीख के जाएं, बढ़िया सी प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता और पोटेंशियल निकालना होता तो इंटीग्रेट करना होता है, यहां ही से कर सकते हो। देखो तो ये आप करते इंटीग्रेशन ऑफ dv माइनस इंटीग्रेशन e dr और r1 से r2 कुछ इंटीग्रेशन होगा। r1 r2 मतलब x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस जो भी कोऑर्डिनेट गिवन होता, इसमें तो दोनों ही दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये तो नहीं करना। ये फॉर्मूला कब यूज करना है इंटीग्रेशन का, v1 से v2, ये तब जब ये गिवन हो, if e इज गिवन। ये कब यूज करना है, ये if v इज गिवन, और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, v गिवन है, और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो r मतलब पोजीशन, तो ये किस किस पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, x पे नहीं, y पे भी, z पे भी, तो तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस पे भी निकालना पड़ेगा, y एक्सिस पे भी निकालना पड़ेगा और z एक्सिस पे भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर i कैप को डिनोट करेगा डायरेक्शन, और y के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, राइट। तो पहले हम ई एक्स निकालेंगे, फिर ई वाई निकालेंगे, फिर ई जेड, फिर यहां पुट करेंगे, फिर नेट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ध्यान से समझना। तो जब भी सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, देन हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले निकालते हैं ई एक्स, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पूरी वैल्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, बाकी को कांस्टेंट मानना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स देखो y और z को मान लेना कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो, 6x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, y एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, 6 की तरह ही y भी काम कर रहा है, केवल x का डिफरेंशिएशन होगा, और x की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर इसमें तो y है तो कांस्टेंट है, इसमें x है ही नहीं, तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसमें भी x नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ex आपके पास आ गया चूंकि डिफरेंशिएशन में बाहर माइनस का साइन भी है तो उसको ब्रैकेट में लिखो या माइनस लिखो, -6y। तो अब देखो y की वैल्यू पुट कर सकते हो, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा -6 × 1 दैट इज -6। तो ex की जो वैल्यू आ गई -6 आ गई। बिल्कुल प्रोसेस ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, राइट। फिर बाकी क्वेश्चन जाके खुद करने, बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को कांस्टेंट मान लेना। भाई y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x बचा, z बचा, उसको कांस्टेंट मान के ट्रीट करो। तो देखो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में 6 और x मल्टीप्लाई में है तो ये कांस्टेंट है, y की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और यहाँ माइनस लगाना मत भूलना बाहर गलती से भी, ठीक है, माइनस लगाना, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्चुअली -dv/dr है, तो मैं डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर रहा हूँ, पर माइनस बाहर जरूर लगा देना, ठीक है। अब इसका देखो ये y है तो इसका -1 हो गया, इसमें भी y है तो +2y का 1 हो गया, z तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ई वाई यहां से निकाल लेते हैं, तो -6, x की वैल्यू कितनी है, ये 1 -1 +2, z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ बचा 6 -1 5 और माइनस बाहर भी है तो -5, तो ये आ गई ई वाई की वैल्यू। चेक करें आप बॉस, ई वाई की यही दे रखे ना, पॉइंट तो ये दे रखा है आई थिंक, हाँ यही दे रखा है, ठीक है। अब आप निकालेंगे ई जेड, चलो भाई अब जेड के रिस्पेक्ट में करो, तो बचा x और y, इसको कांस्टेंट मान के करना, कांस्टेंट मान के करना, ठीक है। तो देखो क्या इसमें जेड है, नहीं है, पूरा कांस्टेंट है तो 0, और बाहर माइनस भी लगा दो, इसमें भी जेड नहीं है तो 0, इसमें जेड है तो +2y तो y रहेगा, जेड का हो जाएगा 1, वैल्यू पुट कर दो, ई जेड इक्वल टू माइनस, यहाँ पे बचेगा 2 और y की वैल्यू है 1, दिस इज -2। तो सारी वैल्यू आगे देखो यहाँ पुट कर दो, तो ई वेक्टर आपके पास आ जाएगा, ये कितना है -6i कैप, y कितना है -5j कैप, -2k कैप, राइट। तो अगर वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो ये आंसर होता है ना इसमें, लेकिन इसमें पॉइंट, हाँ इसी में तो पूछा है, अरे वाह इसी में तो पूछा है, वेक्टर फॉर्म में ही पूछा है। तो ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस बाहर ले सकते हैं, तो i6i कैप +5j कैप +2k कैप, दिस इज योर आंसर। अगर मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना आपने तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अंडर रूट में 6 का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 5 है उसका स्क्वायर, और इसका ये सॉल्व कर लेना, तब आंसर आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा, वैसे उसने वेक्टर ही पूछा है, आंसर आप देख लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
तरीका मैंने सिखाना था कि दिस इज द तरीका टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्वेश्चन आते हैं बढ़िया तरीके से आते हैं आपके एग्जाम में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। समझ गए ना डिफरेंशिएट कैसे करना है, और उतना डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ सिखा रखा है मैंने आप लोगों को, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये रहा, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई, फिर जेड। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड को कांस्टेंट मान लेंगे, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड को कांस्टेंट मान लेंगे, और जब जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मान के सॉल्व करना है नॉर्मली, जो सिंपल होता है। डन डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाके प्रैक्टिस जरूर करना, लॉट ऑफ क्वेश्चन और भी सॉल्व करना जो आए हुए हैं। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल भी अच्छा इसका माना जाता है, और मेंस में और नीट में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रियली में स्ट्रांग होने चाहिए बॉस। तो जल्दी से बता देता हूं, आया तो डिक्टो ही आएगा, इसी तरीके से आएगा, बिल्कुल एज इट इज आएगा, बस आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है, ठीक है राइट। तो क्वेश्चन देख लो आप, उसने बोला ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो अब यहां से क्लियर पता हो गया कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का केस है, मतलब कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होगा, ठीक है। ओवर ए लॉन्ग रॉड ऑफ ए बी ऑफ लेंथ एल एज शोन इन द फिगर। तो एक रॉड है आपके पास, आप ध्यान से देख सकते हैं, और इस पूरी रॉड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, ठीक है। और ए बी रॉड है ए से बी तक, और इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक, दैट लेंथ यू कैन से, ये जो लेंथ है आपकी दिस इज एल, एल लेंथ की एक रॉड है, ठीक है सर। और क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ लेइंग एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड ए एंड से कोई पॉइंट है ओ, यहां पर होगा, यहां पे पोटेंशियल चाहिए, पॉइंट ओ पर पोटेंशियल चाहिए, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ लेइंग एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड ए एंड से यहां पे पोटेंशियल, और कितनी दूर है यहां से, ये कितनी दूर है, एल डिस्टेंस अवे ही है, ठीक है। तो ए एंड से कितनी दूर है, एल डिस्टेंस, बी एंड से कितनी दूर है टोटल यहां से यहां तक, आप देख सकते हो 2L, ठीक है। तो इस पूरी रॉड की वजह से दिस इज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इस पूरी रॉड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लस क्यू है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है कि के क्यू बाई आर तुरंत हो गया जी आंसर, नहीं, पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देख सकते हो यहां से ए एंड से बी एंड तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, ए से बी तक जाना पड़ेगा, पूरा चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालना है। तो जब ऐसा केस आता है ना बॉस, ऐसा केस आता है जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करता है और एक रॉड की बात करता है, तो क्या करना है, तो इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, क्योंकि हमें पूरी रॉड कवर करनी है। छोटा सा एलिमेंट, मान लिया इतना सा एलिमेंट आपने कट किया, और इस पे चार्ज ले लिया आपने डी क्यू, और ये जो छोटा सा है इसकी लेंथ मान लो कुछ, ठीक है, इसकी लेंथ मान लो आप डी एक्स, और इस पॉइंट से मान लिया ये कितनी डिस्टेंस अवे आपने कट किया एक्स, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालना है। तो अगर मैं इसको यहां बाहर निकाल दूं, ये छोटा सा स्मॉल चार्ज है, और ये आपका पॉइंट ओ है, और ये डिस्टेंस आपने यहां से यहां तक मानी है एक्स, और इस पे चार्ज माना है डी क्यू, और ये डिस्टेंस मानी है आपने डी एक्स, मतलब dx डिस्टेंस में इतना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे पूरी लेंथ में L में कैपिटल Q चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल अब निकाला जा सकता है, क्योंकि ये स्मॉल चार्ज है, ये एलिमेंटल चार्ज है, इसको आप पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। यू कैन कंसिडर दिस पॉइंट, ओके, पॉइंट चार्ज। अब ये एलिमेंटल चार्ज हो गया, इसकी वजह से अगर यहां पोटेंशियल निकालूंगा मैं, तो अब इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा डी वी नॉट, क्योंकि स्मॉल चार्ज, तो स्मॉल पोटेंशियल कितना, के डी क्यू, भाई के क्यू बाई आर होता है ना, आर कितना है एक्स, बस हो गया। लेकिन ये तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हुआ है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट कट किए जा सकते हैं, कोई यहां पे कट कर सकता है बिल्कुल ए एंड पे, इसके बाहर रोड है ही नहीं, और लास्ट में बी एंड पे भी कट कर सकता है कोई। तो हमें ए से बी एंड तक जाना पड़ेगा अगर टोटल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। ये तो छोटे से चार्ज का पोटेंशियल आया है, तो आप पता है क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे इसको, ठीक है, इंटीग्रेट करोगे इसको, ठीक है। कहां से कहां तक, ये रॉड ए एंड से बी एंड तक है, तो ए एंड से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है एल, और ओ से बी एंड तक की डिस्टेंस कितनी है 2L, तो एल से 2L तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी रॉड आपकी कवर अप हो जाएगी, और ये जो स्मॉल चार्ज है ये हटाना पड़ेगा यहां से। कैसे सर, देखो हमें पता है ये एक रॉड है, रॉड मतलब लेंथ है, और लैम्डा होता है चार्ज ओवर लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो जो छोटा सा स्मॉल एलिमेंटल है भाई, वो भी तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही है, तो उस पे चार्ज है डी क्यू, ओवर उसकी लेंथ है डी एक्स, ठीक है। तो देखो ये और ये सेम ही रहेगी, कांस्टेंट है, तो आप q बाई एल इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और यहां से डी क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दैट इज q बाई एल इंटू डी एक्स, ये वैल्यू पुट कर दो, और dv का इंटीग्रेशन हो गया v, और इंटीग्रेशन में l से आ गया 2L, और यहाँ आ गया k बाई एक्स, और इसकी जगह लिखेंगे q बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लो, k q बाई एल, चूंकि dx स्मॉल है और x ये वेरिएबल है,
तो इसी को आप इंटीग्रेट करेंगे तो के क्यू बाई एल तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन में बचा एल से 2l, अंदर बचा 1/x इंटू डी एक्स। और ये बच्चों आपने बचपन से पढ़ा है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग, ठीक है। 1/x होता है ln ऑफ x और इसकी लिमिट भी है l से 2l, पुट कर दो आंसर आ गया। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो के क्यू बाई एल यहाँ पे आप पुट करेंगे ln ऑफ x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, और आपको पता है log m माइनस log n, m बाई n लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो के क्यू बाई एल ln ऑफ, पहले 2l लिखेंगे फिर l लिखेंगे, l से l कैंसिल, तो v नोट आपके पास आ जाएगा के क्यू बाई एल ln ऑफ 2, एंड दिस इज योर आंसर। आप ये आंसर भी याद रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कंसेप्ट सिखाया मैंने, वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते थे, ठीक है, जहां पे बस एल और 12 की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, घबराने का नहीं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने का, पेशेंस रखने का, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने का, फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन नहीं होगा। मुस्कुरा दिया करो यार, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, ठीक है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके फंडामेंटल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब जब जाएंगे तो क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे, और डरने का नहीं, बस डराने का, ठीक है, डरने का नहीं। तो हम सारे बेहतरीन टाइप के पीवाईक्यूज यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं, तो करेंगे ना, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, ठीक है। केवल रटना नहीं है, चीजों को समझना है, जिससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से उसको सॉल्व करके आ सकते हैं, ओके। तो ऐसी मैं उम्मीद करके जा रहा हूँ, आप एकदम मस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे बात को, ओके। सो हियर वी गो, दिस इज द ऑसम क्वेश्चन। डिक्टो आने के लिए, इस कंसेप्ट का यूज होके आने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आने के हमारे एग्जाम में काफी चांस होते हैं। तो जल्दी से देखते हैं क्या इसकी कहानी, मेरी जुबानी और अब आपकी भी जुबानी, क्योंकि आप भी तो कर रहे हो मेरे साथ साथ मिलकर, राइट। उसने बोला चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू आर placed at point A and B respectively as shown in the figure, right। तो यहाँ पे इस तरीके के कुछ पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट A है, ठीक है जी, और यहाँ पे कोई पॉइंट C है, ये कोई पॉइंट B है, एंड दिस इज पॉइंट D, राइट राइट एंड राइट। तो C से D पे कर्व पाथ के थ्रू जा रहे हैं हम, C से D, ठीक है। समझ लेते हैं पहले, C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में मिड पॉइंट है, और A और B के बीच की जो डिस्टेंस है ये 12 दे रखी है। अगर ये मिड पॉइंट है तो भाई ये भी L और ये भी L, देखो ये भी L हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एक सेमी सर्कुलर टाइप का पाथ है, ये CRD, तो ये इसका सेंटर है B, तो ये इसकी रेडियस होगी L, तो ये भी रेडियस L ही होगी ना, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। अगर ये सेमी सर्कुलर टाइप का पाथ है, उसने बोला है क्लियरली, ठीक है, कि द वर्क डन इन मूविंग ए प्लस क्यू चार्ज अलोंग द सेमी सर्कल CRD, मतलब यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज है जिसको इस रास्ते के थ्रू लेके जा रहे हैं और हमें डी तक लेके जाना है, मतलब इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है। तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा सी से इस रास्ते के थ्रू जब डी पे जाएंगे। जब किसी चार्ज को कैरी करते किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वर्क डन निकालना, तो वर्क डन निकालने के लिए जिस चार्ज को कैरी कर रहे हो वो ले लो और पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, बस यही तो होता था। सब कुछ पढ़ा है भाई, सब कुछ पढ़ा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इनिशियल टू फाइनल, यानी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल नेट और इनिशियल पॉइंट का जहां से लेके जा रहे हो। तो लेके कहां से जा रहे हैं, सी से, कहां पे लेके जा रहे हैं, डी पर, बस यही है। अब आपको नेट पोटेंशियल चाहिए सी पॉइंट पे, नेट पोटेंशियल चाहिए डी पॉइंट पे, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। किसको लेके जा रहे हैं, वो चार्ज लेते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, राइट राइट राइट। अब क्या करेंगे सर, देख लो सी पे नेट पोटेंशियल निकालो, सी पर, इस पे नेट पोटेंशियल देखो, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू ए पर और यहां पे चार्ज है माइनस क्यू, बस दो ही तो चार्ज है, तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल और इसकी वजह से भी। तो देखते हैं के क्यू बाई, देखो पोटेंशियल होता है पॉइंट चार्ज का के क्यू बाई आर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, ये 2L है, ये L है, तो ये भी तो L है, तो ये L है, और प्लस चार्ज है प्लस के, और इसका चार्ज है नेगेटिव, और जब पोटेंशियल निकालते हैं तो नेगेटिव चार्ज साइन के साथ लेंगे, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है इस चार्ज से इस पॉइंट की, L, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो VC पे पोटेंशियल तो जीरो है, इन दोनों चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल C पे जीरो है, समझ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमें डी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल चाहिए, तो डी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे, फिर से अगेन डी पे भी तो नेट पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी। तो पहले ए की वजह से निकालते हैं, ठीक है, ए के क्यू, और ए से डी तक की डिस्टेंस ये रही, यहां से यहां तक 2L, ये L, तो ये L, तो 2L प्लस L दैट इज 3L, ठीक है, प्लस के, इसकी वजह से माइनस क्यू बाय, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो L है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, के क्यू बाई L 1/3 माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो के क्यू बाई L और माइनस 2/3, ठीक है। तो ये देखो डी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया, तो दोनों यहां पुट करो,
तो नेट वर्क डन आएगा, सी से डी तक लेके जाना है ना, तो नेट वर्क डन क्यू, डी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया -2/3 के क्यू बाई एल -0, क्योंकि इसका तो 0 आया है। तो देखो भाई नेट वर्क डन हो गया, सी टू डी जा रहे थे हम, तो ये आ गया -2 के छोटा क्यू बड़ा क्यू बाई 3। आंसर यही है। अगर के की वैल्यू पुट करनी है और उसके अकॉर्डिंग करना है तो भी कर सकते हो, देखो करो, -2/3 1/4πε0 इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, एल भी तो है, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 आएगा तो 6 हो गया। तो सी से डी ले जाने में जो नेट वर्क डन है -QQ/6πε0L है। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन अगर मैच कराने हैं तो इस तरीके से आप मैच करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तरीका भी समझो, कंसेप्ट भी समझो, कैसे सॉल्व करना है ये भी समझो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, इस कंडीशन पे डिपेंडेंट। बस वो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएगा किसी भी पर्टिकुलर वे के थ्रू, तो जिस पॉइंट पे लेके जाएगा वहां नेट पोटेंशियल निकालेंगे, जहां से लेके जाएगा वहां नेट पोटेंशियल निकालेंगे, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आ गया है और आप इसको सॉल्व करेंगे, और इसके टाइप के क्वेश्चन और भी काफी आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट 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 एंड राइट, है कि नहीं? क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, और एक अच्छी कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस होंगे जिन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके जैसे कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो सारे पोटेंशियल के क्वेश्चन और कैपेसिटर के क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड फॉर जेईई मेन, और मल्टीपल टाइप आ भी चुका है इस कंडीशन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन। लेट्स सी। उसने बोला 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल्स हैं ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली हैविंग द रेडियाई ए बी एंड सी। ओके, सो सेल्स का नाम दिया है, तो ये लेट्स सी पहला, ये दूसरा एंड ये तीसरा, ठीक है? तो ये सेल ए है, ये बी है, ये सी है। अंदर वाले की रेडियस है छोटी वाली है, इससे बाहर वाले की बड़ी बी छोटी वाली, और ये वाले की सी, ऐसे दे दिया है, ठीक है? तो अब क्या बोल रहा है सर? उसने बोला हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, और इस पे भी प्लस सिग्मा है, ठीक है? मतलब इस पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? ठीक है, अल्टरनेट पे चेंज हो रही है प्लस माइनस में, ठीक है? और क्या पूछ रहा है? सो द पोटेंशियल ऑफ सेल बी, ये तो बहुत आसान कर दिया उसने यार। द पोटेंशियल ऑफ सेल बी, केवल इस सेल का नेट पोटेंशियल निकालो बी पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, बी पे नेट पोटेंशियल निकालो। और जब हम नेट पोटेंशियल कॉन्सेंट्रिक सेल की वजह से निकालते हैं तो हमें तो तरीका पता है, भाई, तो कैसे निकालेंगे सर? तो देखो एक चीज तो क्लियर है, हमें ये नहीं पता है कि इन पे चार्ज कितना है। लेट्स इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2 और इस पे चार्ज है Q3, राइट? तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालने के लिए, देखो भाई, चूंकि बी के सरफेस पे नेट पोटेंशियल चाहिए, एक तो बी का ही हो गया खुद का, ठीक है? प्लस ये सरफेस जो है बी का, ये ए के बाहर है, ए देखो कॉमन सेंटर है इनका, तो इससे तो बाहर है, तो ए का जो चार्ज है ना, ए वाले स्फीयर का, जो उसकी वजह से सरफेस ऑफ बी स्फीयर आउटसाइड का काम कर रहा है, तो इसके लिए होगा के Q1/R1, ये वाला फॉर्मूला। R1 मतलब उसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है? और ये वाला सरफेस बी का सी स्फीयर के अंदर है, तो सी स्फीयर के ये पॉइंट अंदर है, तो इसके लिए इनसाइड वाला काम करेगा, तो इसके जो सरफेस पे होगा सी के सरफेस पे, वही इसके इनसाइड भी होगा, सी के सरफेस पे जो होगा वही इसके इनसाइड भी होगा, क्योंकि स्फेरिकल सेल के सरफेस पर जो होता है वही उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे होता है पोटेंशियल, इतना तो हमें पता है, और वो होता है KQ बाई उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सी के लिए, प्लस KQ3 बाई उसकी रेडियस दे रखी है आपको सी, वो लिख लेंगे, ठीक है? और अगर आप ध्यान से देखिए, अब अगर इसकी वैल्यू पुट करें आप बी वाले की, तो K उसका चार्ज है Q2 और उसकी रेडियस है B, प्लस Q1 और R1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसके लिए, क्योंकि देखो ये छोटे वाले की रेडियस क्या है A, लेकिन ये तो पॉइंट इसके बाहर है, तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी, जो B है, देखो B, तो यहाँ B लिखना है, तो प्लस Q3 बाय C। अब यार आपको देखो यहाँ पे K1, Q2 और Q3 ये सब नहीं पता है, तो ये निकालना पड़ेगा ना, तो निकाल लेंगे ना बॉस, तो निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा Q1 की वैल्यू, तो Q1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी Q1 पे कितनी है, ये रही Q, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, एरिया 4πa² होगा भाई, उसकी रेडियस ये है, तो Q1 आ गया आपके पास, दैट इज 4πa² सिग्मा, यह आ गया Q1, ठीक है? वैसे आप निकालोगे सेकंड सरफेस के लिए, तो उसकी दे रखी माइनस सिग्मा, तो उसका चार्ज है Q2, तो हो जाएगा 4πb², तो Q2 आ गया आपके पास -4πb² सिग्मा। वैसे ही इस पे निकालो, इस वाले पे सिग्मा इज इक्वल टू Q3 ओवर 4πc²,
तो यहाँ से Q3 आपके पास आ जाएगा, दिस इज 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा। ओके, सो ऑल द वैल्यूज यू हैव टू पुट हियर। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज आएगा बी पर, बी पे जो नेट पोटेंशियल, सॉरी, के कॉमन ले लो। Q2 की जगह क्या लिखूं, ये रहा Q2, ये रहा माइनस 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा बाई बी, और प्लस Q1 की जगह क्या लिखूं, ये रहा 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा बाई बी, और प्लस, ठीक है, ये लिखा है ना ये वाला, और सी की जगह ये लिख दो 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा बाय सी। ठीक है, यही तो लिखना है, अबे यही तो लिखना है बॉस। तो कॉमन वॉमन जो आ रहा है ले लो, देखो यहाँ से एक बी तो कैंसिल हो रहा है, और 4 पाई सब में और सिग्मा कॉमन आ रहा है, 4 पाई सिग्मा, और के पहले से है बाहर, अंदर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का बी, और यहाँ पे बच गया प्लस ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, और एक सी कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ सी बच गया। तो ऐसा ही कुछ आंसर भी होना चाहिए आपका, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। तो देखो 4 पाई सिग्मा के, बी का यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी और प्लस सी। और दोस्तों यही आपका आंसर है, बी पे नेट पोटेंशियल। ज्यादा के की वैल्यू पुट कर सकते हो, के की वैल्यू अगर पुट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आपका आंसर बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी। इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, आगे जो भी पूछेगा वो भी सॉल्व किया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है भाई। बी पे पूछा तो बी पे निकाल लिया, ए पे पूछता तो ए पे वैसे ही निकालते, फिर सी पे पूछता तो सी पे भी वैसे निकालते, सॉल्व करने का तरीका सेम रहने वाला है ना। तो इस डिपेंडेंट कंसेप्ट पे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, एक बार आप आंसर देख लेंगे खुद भी, ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं एरर तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप मस्त तरीके से इसको समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो ऑब्वियसली एक बेटर कॉन्फिडेंस होता है दिमाग में, डर नहीं होता है, डर कम होता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब चीज़ों को आप पढ़ के नहीं जाते हैं, जब चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, तब डर होता है हमारे मन में कि यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो फिर वो एक डिफरेंट सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो जब मेहनत कर रहे हो अपनी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आपको डरने की जरूरत है भी नहीं है। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में यहाँ पे लूंगा, तो आप टेंशन मत लो, हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, आप टेंशन मत लो बॉस। ओके ओके, सो हियर वी गो, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चन। इसका तो मैंने फंडा भी बता रखा है आपको, वी फंडा भी बता रखा है। तो उसने बोला है कि एक इस तरीके का अरेंजमेंट है, एक बैटरी है, इसका एक टर्मिनल ये है, और एक स्विच के थ्रू हमने एक कैपेसिटर को हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, C1 है, ये बैटरी का पोटेंशियल V है, ठीक है, ये इसका टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, ठीक है, इस तरीके से एक कैपेसिटर यहाँ पे भी दे दिया है, एंड दैट इज C2। आपको तो इसकी शक्ल देखिए आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी इसको स्विच इसमें नहीं किया है, तो उसने बोला A और B, तो A है, ये पॉइंट B है, और ये इसकी की है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, और तेरी अच्छा आइडेंटिकल है, C1 और C2 दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, लेट्स सी C आइडेंटिकल है ना बॉस, ठीक है। कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द टर्मिनल A एंड B ऑफ द की K एट कनेक्टेड द चार्ज, जो चार्ज कर रहा है कैपेसिटर C1 को चार्ज कर रही है बैटरी इनिशियली, नाउ डिसकनेक्टेड A एंड B, द टर्मिनल B एंड C आर कनेक्टेड, टर्मिनल B और C को उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर की को A से हटा के यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे, अच्छा इसको B माना है इसने और इसको C माना है, समझिए। तो सीधी सी बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि इनिशियली की यहाँ पे कनेक्ट है, तो सारी बैटरी अपना चार्ज इसको दे रही होगी, ये चार्ज हो रहा है, यहां से इसको डिसकनेक्ट करके की को अब इससे साथ कनेक्ट किया जाता है, तो ये कैपेसिटर डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो गई है, तो कैपेसिटर कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो गई है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट है, ठीक है। जब बैटरी को सिस्टम से हटा दिया जाए और चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो आपसे क्या पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, लॉस ही पूछेगा एनर्जी। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। जब भी परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी पूछे तो ये हमेशा होता है हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। V1 V2 का मतलब क्या है, इनिशियली केवल ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा था, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V1 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V2। ये इनिशियली डिस्कनेक्ट था, क्योंकि की तो देखो यहाँ पे कनेक्ट थी, यहाँ पे कनेक्ट थी ही नहीं, तो इसका तो जीरो ही रहेगा। और इनिशियली ये बैटरी केवल इसको चार्ज कर रही थी, तो इसका जो पोटेंशियल है वही इस कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा। यहां पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, C1 C2 की वैल्यू पुट कर दो। लेकिन मैंने आपको फंडा, चलो करके देख लेते हैं। हाफ C1 कितना है C, C2 भी कितना है C, तो C1 प्लस C2 तो 2C इंटू V1 कितना है V माइनस 0 का होल स्क्वायर, C से एक C कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना बचा,
ये कितना बचा? अच्छा, ये तो हमने अभी लॉस निकाला है, परसेंटेज लॉस भी निकालना पड़ेगा। परसेंटेज लॉस के लिए इसको इनिशियल से, दिस इज लॉस नॉट परसेंटेज लॉस, तो यहां से आप निकालेंगे दैट इज C/4V², ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपका लॉस आ गया, मतलब चेंज आया। भाई परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो चेंज आया, लॉस आया, उसको इनिशियल से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इतना टाइम आपको लगने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी आंसर नहीं आया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो आप डायरेक्ट भी डील कर सकते हैं। कैसे? देखो, जब भी परसेंटेज लॉस पूछे दोस्तों, तो C2/C1 + C2 × 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। C2 उस कैपेसिटर को मानना है जो इनिशियली बैटरी से कनेक्ट नहीं है, यानी ये C2 और ये C1, तो इसकी वैल्यू C, दोनों की C + C × 100%। तो देखो C कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पे? C/2C × 100%, तो C से C कैंसिल, तो यानी 1/2 × 100%, यानी दिस इज 50%। तो ये याद रखना, ये मैंने फंडे में भी बताया था, आपने बुक ली होगी तो बुक में भी बताया था, हर जगह मैंने बता रखा है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी डाल रखी है। और लास्ट ईयर भी इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आया था, इस टाइप से डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। अदरवाइज ये निकालना पड़ेगा आपको, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, तब उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। समझिए बात को। ठीक है, तो इनिशियल जो एनर्जी है वो क्या होगी सिस्टम की? ये तो चार्ज ही नहीं है, अनचार्ज है, तो ½ CV², इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। करेक्ट ही आएगा, फिर भी टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, बट लॉन्ग प्रोसेस है, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब बढ़ेंगे आगे, उम्मीद करता हूं आप समझ जाएंगे, और इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं, मेंस में, नीट में, IIT में, कहीं भी आए हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में रिपीट होकर पूछे जाते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। उसने बोले पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटर C and the distance between the plates is D and the potential difference is V। ओके, चलो ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है सर, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोनों के D है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटेंस C है, यहाँ पे एयर है, तो हमें पता है C = होता है ε0A/d, ये तो सबको पता है कि नहीं? तो आगे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। उसने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा? मतलब यार हमें पता है कैपेसिटर बनाने के लिए इसमें पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा और इस पे इक्वल नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, ये वाली इसको अट्रैक्ट कर लेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है, तो हर एक प्लेट हर दूसरी प्लेट पे फोर्स लगा रही है। तो जब भी फोर्स पूछे ना इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, तो होता है QE। ठीक है भाई, F = QE होता है। ठीक है, तो Q कितना है इस पे? चार्ज Q मान लो आप, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, अगर ये प्लेट 1 है, प्लेट 2, तो प्लेट 1 प्लेट 2 को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो प्लेट 1 का ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, समझ गए? और अगर इस प्लेट पे चार्ज Q है तो उस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट 1 लेंगे आप, सपोज करो। ठीक है, किसी एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो तो क्या होता था? σ/½ उसका हाफ लेते थे, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। याद आया कुछ? याद आया? इस प्लेट की वजह से भी यहाँ पे इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसकी वजह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो किसी एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ना कि दोनों का, नेट नहीं निकालना, किसी एक का। ठीक है, तो F = आएगा Q × σ/2ε0। अच्छी बात है सर। अब क्या करेंगे सर? सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ जाएगा चार्ज Q/2ε0 और Q/A, तो Q² हो गया। देखो, तो F = आ गया Q²/2ε0A। वैसे तो यही इसका आंसर है, बट अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ऑप्शन में किस तरीके से। अच्छा, ऑप्शन में कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म्स में आंसर करा रहा है, तो करा लेंगे। तो Q की जगह क्या लिख सकते हो आप? CV। ठीक है, और ये ε0A क्या है? ये यहां से निकाल लेना। देखो ε0A = C × D लिख देना, तो यहाँ पुट कर दो, तो F आ जाएगा। Q की जगह लिखोगे CV² / 2, ε0 की जगह लिख सकते हो C × D। तो देखो ये C का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे C² V² / 2 × CD, C से C कैंसल, तो F, ये थोड़ा सा इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तो CV² / 2D, दिस इज योर आंसर। तो कन्वर्ट करना आपके हाथ में है कि क्या पूछ रहा है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, सो हियर वी गो, दिस कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि काफी चांस बने होते हैं हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने के। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हर कैटेगरी क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। देखो यार, एक क्वेश्चन के थ्रू ही आप बहुत सारे कंसेप्ट भी सीख लेते हैं, और उसके जैसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम सॉल्व करके आ सकते हैं। उसने बोला इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विल बी 4 माइक्रोफैरड। एक सर्किट आपको दे रखा है, अरेंजमेंट दे रखा है, तो एक कैपेसिटर यहाँ पे है 3 की, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है 4, फिर एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं सिचुएशन को।
तो इस तरीके से, ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 5 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो हमारे से पूछ रहा है भाई चार्ज बताओ 4 माइक्रोफैरेड में कितना होगा, तो हमें तो निकालना है चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड, बस, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल माइनस, तो यहां से चार्ज चलेगा नेट, भाई बैटरी तो नेट चार्ज देगी, यहां पे गया तो कुछ चार्ज इधर चला गया, बिल्कुल सर, लेट्स सी Q1, कुछ चार्ज इधर गया, लेट्स सी Q2, जो Q2 चार्ज है वो इसमें जा रहा है, देखो वो इसमें जा रहा है, ठीक है, इससे आगे हमें कोई मतलब है भी नहीं, वो इसमें जा रहा है, तो हमें Q2 निकालना है यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि Q में से डिवाइड होके Q1 इधर गया, Q2 उधर, तो आप Q को लिख सकते हो Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर 1। अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, पहले देख लेते हैं। पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल चार्ज कितना है भाई, है ना, टोटल चार्ज कितना है। चलो भाई देखो, टोटल चार्ज निकालने के लिए Q नेट निकालने के लिए आपको C नेट निकालनी पड़ेगी, Q इक्वल टू CV होता है, बिल्कुल होता है सर। तो Q नेट निकालना है अगर ये Q टोटल, तो C नेट कितना होगा, C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा पूरे सिस्टम का। तो ये दोनों देखो किसमें है, पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, पैरेलल में पूरे सिस्टम का C निकालो। तो अगर ये 6 है और इसके साथ ये 4 सीरीज में है, देखो ना ये 4 और ये पूरा इन दोनों का सिस्टम 6, तो ये सीरीज में है, तो 6 इंटू 4 भाई सीरीज में होता है ना, तो 6 प्लस 4 तो हो जाएगा 6 इंटू 4 बाई 10 यानी 2 बाई 5 यानी 12 बाई 5, क्लियर। अब इन दोनों से मिलके जो नेट आया वो 12 बाई 5 आ गया, और वो अपर ब्रांच में और 3 लोअर ब्रांच में, तो अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच तो पैरेलल में है, दिख रहा है तुम्हें, ये ऊपर वाली ब्रांच और ये नीचे वाली ब्रांच तो पैरेलल में है, मतलब ऐसे ऐसे लगा दो। अब ये 4 और इससे जो 6 आया था उसका रिजल्टेंट आ गया ये, और यहाँ पे पहले से 3 है, और यहाँ पे पहले से ही 3 है, और यहाँ पे लगी हुई है आपकी बैटरी ये। अब आप देख सकते हो ये है 12 बाई 5 और ये आपका 3, ये तो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 12 बाई 5, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, पैरेलल में भाई कैपेसिटर ऐड हो जाती है, तो ये आएगा इसमें मल्टीप्लाई करो आप 12 प्लस 15 बाई 5, तो C इक्विवेलेंट आपके पास आ गया, दैट इज 27 बाई 5, इतना आ गया। तो ये यहाँ पे पुट कर सकते हो आप 27 बाई 5 और पोटेंशियल था 10, कैंसिल करो 2, तो नेट चार्ज आ गया 2 4 2 इंटू 2 4 5, इतना आ गया माइक्रो कूलम, दिस इज नेट चार्ज, टोटल चार्ज है ये, समझ गए ना। अब हमें निकालना है केवल इसमें कितना होगा जी, तो देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाली ब्रांच ये है, ठीक है 4, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन आया था 6, मान लिया मैंने 6 लिख दिया है उसकी जगह, ठीक है, और ये 4 ही है, और नीचे वाली ब्रांच में 3 है, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, बैटरी ये रही, ठीक है, तो ये है डन। अब देखो हमें पता है ये दोनों की दोनों पैरेलल है, पैरेलल का मतलब समझते हो, यहां पे टोटल इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर 10 है तो इस ब्रांच के अक्रॉस भी टोटल पोटेंशियल 10 ही तो होगा भाई, पैरेलल है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो जो पोटेंशियल 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस होगा अलग से, मतलब ऐसे समझना, ऐसे, तो 4 माइक्रोफैराड 6, ये आसान तरीका है, 4 और 6, और इन दोनों के पैरेलल जो पोटेंशियल हमें मिल गया यहाँ पे ये मिल गया हमें 10 वोल्ट। अब ये दोनों सीरीज में है और हमें 4 पे निकालना है चार्ज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लिया हमें चार्ज निकालना है इस पे, ठीक है, जो भी चार्ज इस पे जाएगा, ठीक है, तो वो कितने जा रहा था, Q2 जा रहा था, तो Q2 इस पे जा रहा था, तो हमें पता है पोटेंशियल तो हमें पता ही है, तो Q2 कैसे निकालेंगे, Q2 इक्वल टू CV, भाई इस पे जो चार्ज जाएगा वही इस पे भी तो जाएगा, तो C कितना है इन दोनों का 4 इंटू 6, C इनका आता है ये 12 बाई 5 और V कितना है 10, तो ये कितना आ गया 2, तो ये आ गया 24 माइक्रोकूलम। चेक करें, यानी 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे जो चार्ज जाएगा 54 में से हो जाएगा 24। आप चेक करें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, दैट इज 24 माइक्रोकूलम, दैट इज करेक्ट आंसर। अगर आपसे ये पूछता कि इसके कॉम्बिनेशन पे कितना जाएगा, इसके कॉम्बिनेशन यानी इस पे, ये सॉरी 6 पे, ठीक है, क्योंकि ये 4 और ये पूरा कॉम्बिनेशन 6 सीरीज में है, तो इस पे भी सेम ही जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर पूछता 3 माइक्रोफैराड में कितना जाएगा, तो भाई यहां से आ रहा था 54, 24 इधर चला गया, तो बचा इधर 30, इधर जाएगा 30 माइक्रोकूलम, तो 3 में जाएगा 30 माइक्रोकूलम, 3 में ज्यादा और ऊपर 4 में कम, समझ गए। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। कर लोगे? यस, समझदार हो बॉस, समझदार हो रहे हो, कर लेंगे सर, अब तो कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। प्रैक्टिस करना, दोबारा से देखना, मस्त तरीके से देखना मैंने किस तरीके से अप्लाई किया। मैं ये मान के कर रहा हूं कि सीरीज पैरेलल ये सब आता है,
ये समझना, क्योंकि मैं अपने तरीके से फिर फास्ट भी कर रहा हूँ थोड़ा कि भाई सीरीज पैरेलल आपको पता है कि कैसे कैसे सीरीज करते हैं, कैसे कैसे पैरेलल, कौन सा फॉर्मूला कैसे सीरीज में पैरेलल में यूज होता है। समझ गया ना, रिवाइज कर लेना बॉस, ठीक है। तो ये सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इजी है, आराम से आप देख सकते हैं। कभी कभी ऐसे फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको छोटे छोटे बेसिक सारे फॉर्मूले भी तो पता होने चाहिए। क्वेश्चन में दिया है द पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड, यानी कैपेसिटेंस दे रखी है 6 माइक्रोफैरड। उसके बाद इंक्रीज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, उसका पोटेंशियल इंक्रीज किया जा रहा है। पहले था 10 वोल्ट, अब हो गया 20 वोल्ट। चलो भाई ठीक है, पोटेंशियल को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। देन इंक्रीज इन द एनर्जी, उसकी एनर्जी में इंक्रीज कितना हुआ। तो देखो जब इतना पोटेंशियल था और इतनी कैपेसिटेंस थी, तो सी वी के केस में एनर्जी क्या होती थी, याद करो, हाफ सी वी स्क्वायर, सी सेम है V1। तो जब पोटेंशियल इतना कर दोगे तो सी उतना ही है, तो वही एनर्जी भी तो चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है, तो V2 स्क्वायर हो गया। तो हमें निकालना है कि इंक्रीज कितनी हुई, तो डेल्टा निकालेंगे भाई, चेंज निकालेंगे, तो U2 माइनस U1, तो ये रहा हाफ सी V2 स्क्वायर माइनस हाफ सी V1 स्क्वायर। सॉरी ये तो सेम ही है, तो हाफ सी कॉमन ले लो, समझ गए होंगे आप। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, मैंने क्या कराना आप खुद ही कर सकते हैं। तो दिस इज योर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसका चेंज निकालना है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल को चेंज किया है ना आपने। तो सी कितना है, 6 माइक्रो में है ये। V2 कितना है, 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 400 माइनस 100, तो 300 यानी 900 इंटू 10⁻⁻6 यानी 4 इंटू 10⁻⁻4 जूल, इतनी होगी। चेक, नो दिस इज 9, ठीक है, 9, ठीक है, और ये 2 जीरो हटेंगे तो 4 हो जाएगा। दैट्स इट। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का मैं सॉल्व करने वाला हूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और स्टाफ के क्वेश्चन में क्या होता है ना, स्टाफ के क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया था मेंस के एग्जाम में, तो नीट में पूछने के काफी चांस होते हैं। तो देख लेते हैं कि टेक्निक कैसे करना है, मतलब मैंने बस ये सिखाना आपको कि अप्रोच कैसे करेंगे, दिमाग कैसे लगाएंगे। उसने बोला है बहुत सारे अरेंजमेंट आपको दे रखे हैं, 7 कैपेसिटर है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड, हर कैपेसिटर जो है 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर का है, आर कनेक्टेड इन ए कॉन्फ़िगरेशन टू ऑब्टेन अ इफेक्टिव कैपेसिटेंस 10/11 माइक्रोफैरड की सी इक्विवेलेंट चाहिए आपको बाय यूजिंग 7 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरड। हर कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, ठीक है, बट अरेंजमेंट अलग अलग है, मतलब किस अरेंजमेंट में ये इक्विवेलेंट आपको मिलेगा। अब ये तो तुमने हर अरेंजमेंट को देखना ही पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। मतलब एक चीज आपने याद रखना, 10/11 है, मतलब छोटी वैल्यू ऊपर है, बड़ी वैल्यू नीचे है, ठीक है, ठीक है। तो इस कंडीशन में 10/11 है, तो आपने ऐसा अरेंजमेंट देखना है जिसमें ज्यादा कैपेसिटर पैरेलल में हो और कम कैपेसिटर सीरीज में हो। डायरेक्ट अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूं। तो पहला ऑप्शन अगर देखो 1 2 3 4 5 पैरेलल में है, 2 सीरीज में है। दूसरे में देखोगे तो 4 है पैरेलल में, तीसरे में तो 3 ही है, लास्ट में ये तो मतलब अगर आप सी और डी की बात करो, इनसे तो आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है, चेक कर ले आप चाहे। तो पहले वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले वाले में क्या है, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3 ऐसे है, 4 ऐसे है, फिर 5 ऐसे है, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे कनेक्टेड है, और 2 ऐसी है ऐसे, तो ये सी 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 मान लो, ठीक है। तो जो यहाँ से ए बी का हमें नेट निकालना है, बाद में 2 पुट कर देंगे, तो ये सारी पैरेलल है, तो ये तो हो गया 5C, तो इनकी जगह लिख देंगे 5C, पैरेलल है ना, ऐड हो जाएंगे, ए के बचा और ये बी बचा पॉइंट, ये बचा ए, हमें नेट इक्विवेलेंट निकालना है, ये भी सी। तो ये तीनों की तीनों अब सीरीज में हो गई, तो हम निकालेंगे 1/CAB इक्वल टू 1/5C प्लस 1/C प्लस 1/C, ये तो 1/C 2C लिख सकते हो इसको, यानी 1/5C प्लस 1/2C। तो इसको देख लो अब कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है सर 5 2 7 पक्का ना, पक्का, और ये आ गया 10C, ठीक है। तो C की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी सर, C की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। एक बार आप इसको जरा ध्यान से आराम से सॉल्व करो, जो मैंने यहाँ डिस्कशन करी है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/5C आ गया, एंड दिस इज 1 + 1 2 ओहो दिस इज रॉन्ग, 2/C है ना, क्योंकि ऐड करना है ना, 1 + 1 2/C। तो जब आप इसके एलसीएम लोगे तो 5C आएगा, तो 1 प्लस, ठीक है, तो ये हो गया 10, ठीक है, तो ये हो गया 11/5C, और ये किसके इक्वल चल रहा है, 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इसको रिवर्स करो, तो C इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, 5C/11। तो आपको पता है 5 × 2 दे रखी है C की वैल्यू बाई 11, दिस इज 10/11, बन गया आपका आंसर पहले ऑप्शन से। ऐसे ही आपने याद रखना है, ऐसे आपने ध्यान देना है। वैसे अगर आपको पता भी न चले तो हर ऑप्शन पे चेक कर लो कितना टाइम लग रहा है यार। वो बोल रहा है किस अरेंजमेंट में से ये कैपेसिटेंस बननी चाहिए,
तो बना के देख लो, सबकी इक्विवेलेंट निकाल के देख लो, तो तब भी आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा तरीका अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में ज्यादा कैपेसिटर डायरेक्ट ऐड होके, कम कैपेसिटर सीरीज में ऐड होके नीचे वाली वैल्यू ज्यादा, ऊपर वाली वैल्यू तभी मिलेगी आपको, क्योंकि रिवर्स भी करना पड़ता है। ओके, तो ये थे कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन जो हमने यहाँ डिस्कस किए, जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मस्त तरीके से आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। डाउट होगा तो बताने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताया करो, वीडियो को लाइक करके मेरे को बताया करो, कमेंट किया करो यार, तभी मेरे को पता चलेगा कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, और जो आपको फायदा इसका मिल रहा है, आप क्या सीख रहे हो वो भी मेरे को बताया करो, इंप्रूवमेंट क्या करनी है वो भी मेरे को बताया करो। बहुत जरूरी है मेरे लिए यार, बहुत जरूरी है, जिससे और बेस्ट वे में कंटेंट में आपको दे सकूं। प्लीज इतना आपने करना है, राइट? दोस्तों को बताना है, सबका फायदा होना चाहिए। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।